एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई अपनी कंपनी के लिए एक रूटीन मल्टी मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है। सब कुछ एकदम स्टैंडर्ड लगता है, बिजनेस एज यूजुअल। लेकिन कुछ महीने बाद डील बुरी तरह से फेल हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है। अब उस एम्प्लॉय को लगता है कि सामने वाली पार्टी उसकी मैसिव मल्टीनेशनल कंपनी पर केस करेगी, लेकिन जब लीगल नोटिस आता है तो उसमें कंपनी का नाम ही नहीं होता। हाँ, और नोटिस उस एम्प्लॉई के खुद के नाम पर होता है। अचानक से उस इंसान के पर्सनल बैंक अकाउंट्स, उसकी लाइफ सेविंग्स और उसका अपना घर लीगल फायरिंग लाइन पर आ जाते हैं। ये किसी के लिए भी एक नाइटमेयर सिनेरियो हो सकता है। बिल्कुल। आमतौर पर जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात आती है तो लायबिलिटी काफी क्लियर होती है ना। लोग किसी से डील करते हैं, पेपर्स पर साइन होते हैं, और अगर कुछ गलत होता है तो लायबिलिटी उसी एंटिटी पर आती है जिसके बिहाफ पर डील हुई थी। एक क्लियर बाइनरी एक्सपेक्टेशन होती है। सही बात है, या तो लायबिलिटी है या नहीं है। और बिजनेस वर्ल्ड को इसी क्लैरिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी से कंफर्ट मिलता है। लेकिन तब क्या होता है जब इस पूरे ट्रांजैक्शन के बीच में एक और लेयर आ जाती है? एक ऐसी लेयर जो डील करवा तो रही है लेकिन लीगली एक घोस्ट की तरह, यानी एक अदृश्य शक्ति की तरह बिहेव करती है। आज के इस डीप डाइव में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 10 यानी सेक्शन 182 से लेकर 238 तक के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सफर पर निकल रहे हैं। और हमारे सोर्सेज में लीगल ट्रीटिसेस, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और कुछ सच में लैंडमार्क केस लॉज शामिल हैं। इस डीप डाइव का मेन मिशन एक स्पेसिफिक लीगल कॉन्सेप्ट को डीकोड करना है, और वो है पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एन एजेंट। राइट। देखा जाए तो एक एजेंट टिपिकली सिर्फ एक मिडलमैन होता है, एक कॉन्डुइट। लेकिन आज हम उन सिचुएशंस को अनपैक करेंगे जहां ये गोस्ट अचानक से सॉलिड बन जाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला एजेंट पर्सनली लायबल ठहरा दिया जाता है। एग्जैक्टली। अगर कोई इंसान किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में है या रेगुलरली किसी और के बिहाफ पर डील्स फाइनलाइज करता है, तो ये रूल्स पूरे गेम को बदल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस बेसिक फाउंडेशन को एस्टैब्लिश करते हैं जिस पर मॉडर्न कॉमर्स टिका हुआ है, द जनरल रूल ऑफ एजेंसी। सेक्शन 182 के मुताबिक एजेंट वो इंसान है जो किसी और के बिहाफ पर, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, थर्ड पार्टी से डील करता है। और इस पूरे फ्रेमवर्क का फाउंडेशनल पिलर एक एंशिएंट लैटिन मैक्सिम पर आधारित है। वो है क्वी फैसेट पर एलियम, फासेट पर से, जिसका सिंपल ट्रांसलेशन ये है कि जो इंसान किसी और के थ्रू कोई एक्ट करता है, लॉ के नज़र में वो इफेक्टिवली खुद ही वो एक्ट कर रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसे समझने के लिए ना एक ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो की एनालॉजी बहुत एक्यूरेट बैठती है। मैं हमेशा इसको ऐसे ही विजुलाइज करती हूँ। एक एजेंट एक परफेक्टली साफ ट्रांसपेरेंट कांच की खिड़की की तरह होता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जब कोई थर्ड पार्टी उस खिड़की के बाहर से देखती है तो उन्हें खिड़की नहीं बल्कि खिड़की के उस पार खड़ा प्रिंसिपल नजर आता है। थर्ड पार्टी डायरेक्टली उस प्रिंसिपल से इंटरेक्ट कर रही होती है, बस उस ग्लास के मीडियम से। हाँ, और अगर कल को ट्रांजैक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है या डील टूट जाती है तो थर्ड पार्टी उस कांच की खिड़की पर केस नहीं करती। कांच का तो बस इतना काम था कि वो इन्फॉर्मेशन और अग्रीमेंट को पास होने दे। केस डायरेक्टली प्रिंसिपल पर होता है। यही सेम लॉजिक सेक्शन 230 के जनरल रूल में कोडिफाई किया गया है। लॉ बहुत क्लियरली कहता है कि एक एजेंट टिपिकली किसी कॉन्ट्रैक्ट को पर्सनली एनफोर्स नहीं कर सकता और ना ही उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर पर्सनली बाउंड होता है। एक बार प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो एजेंट पिक्चर से टोटली बाहर हो जाता है। वो वापस से गोस्ट बन जाता है। और अगर इस रूल को हम थोड़ा ब्रॉडर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बिजनेस को स्केल करने के लिए एब्सोल्युटली जरूरी है। सोचिए, डिवीजन ऑफ लेबर और कॉर्पोरेट एक्सपेंशन पूरी तरह से इस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पर रिलाई करते हैं। सही बात है। अगर पर्सनल लायबिलिटी की इम्यूनिटी ना हो तो क्या कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव या कोई डायरेक्टर अपनी कंपनी के लिए डील साइन करेगा? कॉर्पोरेट एंटिटीज ग्लोबली एक्सपैंड ही इसीलिए कर पाती हैं क्योंकि उनके एजेंट्स को अपनी पर्सनल वेल्थ खोने का डर नहीं होता। एग्जैक्टली। ये इम्यूनिटी, मार्केट लिक्विडिटी और कमर्शियल स्पीड का ड्राइविंग इंजन है। लेकिन लॉ कभी भी प्योरली वन साइडेड नहीं होता। लॉ इज एब्सोल्यूट इम्यूनिटी के डेंजर्स को भी बहुत अच्छी तरह समझता है। राइट, क्योंकि अगर एजेंट हमेशा और हर हाल में इम्यून रहेगा तो उन सिचुएशंस का क्या जहां इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से थर्ड पार्टी का मैसिव नुकसान हो सकता है। यहाँ पर हमारे नैरेटिव में एक बड़ा शिफ्ट आता है। हाँ, मतलब क्या हो अगर वो ग्लास विंडो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो? क्या हो अगर प्रिंसिपल एक ऐसी एंटिटी हो जिसे सू करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो?
यहाँ एंट्री होती है सेक्शन 230 की स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस की, जहां एजेंट की इम्यूनिटी छीन ली जाती है। और तब पर्सनल लायबिलिटी शुरू होती है। इनमें सबसे पहली एक्सेप्शन है द फॉरेन प्रिंसिपल, यानी अगर कोई एजेंट किसी ऐसे मर्चेंट के लिए गुड्स बाय या सेल कर रहा है जो देश के बाहर रहता है। इस रूल को समझने के लिए हमें 1872 के एरा में जाना पड़ेगा, जब ये एक्ट ड्राफ्ट हुआ था। उस जमाने में इंटरनेशनल ट्रेड शिप्स के थ्रू होता था और कम्युनिकेशन में महीनों लग जाते थे। अगर किसी लोकल इंडियन मर्चेंट ने एक ऐसे एजेंट से डील की जो लंदन के किसी बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है और डील ब्रीच हो गई, तो लोकल मर्चेंट के लिए लंदन के कोर्ट्स में जाकर केस फाइल करना इम्पॉसिबल था। प्रैक्टिकली और फाइनेंशियली दोनों तरह से। इस जियोग्राफिकल और लीगल हर्डल को देखते हुए लॉ ने एक प्रिजम्पशन बनाई। लॉ मानता है कि ऐसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी ने फॉरेन प्रिंसिपल की रेपुटेशन पर नहीं, बल्कि उस लोकल एजेंट की क्रेडिबिलिटी पर भरोसा करके डील की थी। एग्जैक्टली। इसलिए अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली कुछ और लिखा हो, फॉरेन प्रिंसिपल के केस में लोकल एजेंट को पर्सनली लायबल ठहराया जाता है। और आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में भी ये रूल अपनी रिलेवेंस रखता है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर लिटिगेशन आज भी काफी एक्सपेंसिव है। बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, दूसरी मेजर एक्सेप्शन है अननेम्ड प्रिंसिपल की। यहाँ हमारी ग्लास विंडो एनालॉजी थोड़ी चेंज हो जाती है। अब ये विंडो परफेक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं है, बल्कि फ्रॉस्टेड ग्लास की बनी है। फ्रॉस्टेड ग्लास, हाँ। एजेंट थर्ड पार्टी को ये क्लियरली बता देता है कि वो सिर्फ एक एजेंट है, लेकिन वो उस प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज नहीं करता। थर्ड पार्टी को ये तो पता है कि बैकग्राउंड में कोई बॉस है, पर ये नहीं पता कि वो आखिर है कौन। यहाँ लॉ का रैशनल इंफॉर्मेशन एसिमेट्री पर फोकस करता है, क्योंकि थर्ड पार्टी को एक्चुअल प्रिंसिपल का नाम नहीं पता, तो वो उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग या मार्केट रेपुटेशन को असेस ही नहीं कर सकते। एक ब्लैंक फेस के साथ रिस्क एनालिसिस थोड़ी ना किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं। इसीलिए लॉ एनफोर्स करता है कि जब तक प्रिंसिपल की आइडेंटिटी सामने नहीं आती, ट्रांजैक्शन का रिस्क एजेंट को बेयर करना पड़ेगा। हमारी सोर्सेज में इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग इंग्लिश केस का जिक्र है, साउथवेल वो बाउडिच। ओह हाँ, ये केस इसलिए हटकर है क्योंकि ये सिखाता है कि इस रूल से बचा कैसे जा सकता है। इस मैटर में एक ब्रोकर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त डॉक्यूमेंट पर क्लियरली लिख दिया था, सोल्ड फॉर माई प्रिंसिपल्स। उसने नाम तो नहीं बताया, पर इस फ्रेजिंग से उसने एक्सप्लिसिटली पर्सनल लायबिलिटी लेने से मना कर दिया, राइट। और कोर्ट ने उसकी इस वर्डिंग को वैलिडेट भी किया। कोर्ट ने माना कि उसने जनरल रूल ऑफ अननेम्ड प्रिंसिपल से खुद को इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट आउट कर लिया था। पर आमतौर पर अगर ऐसी स्पेसिफिक वर्डिंग ना हो तो डिफॉल्ट रूल यही रहता है कि एजेंट पर लायबिलिटी आएगी। अब हम आते हैं तीसरी और शायद कॉर्पोरेट लॉ के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग एक्सेप्शन पर, इनकॉम्पिटेंट और नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंसिपल। ये सिचुएशन तब आती है जब प्रिंसिपल लीगली कॉम्पिटेंट नहीं है, जैसे माइनर, या फिर प्रिंसिपल का लॉ की नजरों में कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंसिपल का आइडिया सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर कंपनी लॉ में ये एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो है, स्पेशली प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइम पर। जब कोई नई कंपनी ऑफिशियल प्रोसेस में होती है, तब लॉ की नजरों में वो एग्जिस्ट नहीं करती। फिर भी उस कंपनी के प्रमोटर्स जो लॉजिकली उसके एजेंट्स बनना चाहते हैं, उस नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी के बिहाफ पर वेंडर्स से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगते हैं, ऑफिस रेंट पर लेने लगते हैं। इस लीगल पैराडॉक्स को एड्रेस करने के लिए एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क केस है, केल्नर वे बैक्स्टर, जो 1866 में डिसाइड हुआ था। इस केस की कहानी सच में बहुत दिलचस्प है। कुछ प्रमोटर्स एक होटल बिजनेस शुरू करना चाहते थे, ग्रेव्सएंड रॉयल अलेक्जेंड्रा होटल। कंपनी अभी लीगली फॉर्म नहीं हुई थी, पर उन्होंने प्रपोज्ड कंपनी के बिहाफ पर एक वेंडर से भारी मात्रा में वाइन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। वाइन डिलीवर भी हो गई और कंज्यूम भी हो गई, लेकिन इससे पहले की पेमेंट होती वो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में आकर बैंकरप्ट हो गई और लिक्विडेशन में चली गई। जब वेंडर ने अपने पैसे मांगे तो प्रोमोटर्स ने डिफेंस लिया कि उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एज एन एजेंट साइन किया था, तो लायबिलिटी कंपनी की होनी चाहिए। पर कोर्ट ने इस लॉजिक को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एजेंसी रिलेशनशिप के लिए दो कॉम्पिटेंट पार्टीज का होना जरूरी है ना। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर कंपनी का अस्तित्व ही नहीं था, तो वो प्रिंसिपल बन ही नहीं सकती थी। एग्जैक्टली। और क्योंकि एक नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंसिपल की जगह किसी इंसान को तो अकाउंट होल्ड करना पड़ेगा, इसलिए कोर्ट ने उन प्रोमोटर्स को पर्सनली लायबल ठहराया। ये रूल इंश्योर करता है कि लॉ के अंडर कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे एंड पर कोई सॉलिड एंटिटी हमेशा मौजूद होनी चाहिए।
अगर आप एक ऐसे प्रिंसिपल के लिए एजेंट बन रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो लीगली आप खुद ही प्रिंसिपल बन जाते हैं। अब तक हमने उन सिचुएशंस की बात की जहां एजेंट ये एक्नॉलेज करता है कि वो एजेंट है, पर एक ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां एजेंट पूरी तरह साइलेंट रहता है। हाँ, सेक्शन 230 और सेक्शन 232 इस सिनारिया को अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल बुलाते हैं। यहाँ एजेंट सिर्फ प्रिंसिपल का नाम ही नहीं छुपाता, बल्कि वो अपने एजेंट स्टेटस को ही छुपा लेता है। यहाँ कांच की खिड़की प्रैक्टिकली एक मिरर यानी आईने में बदल जाती है। सही कहा। जब थर्ड पार्टी देखती है तो उन्हें एजेंट की ही रिफ्लेक्शन नजर आती है। उन्हें लगता है कि एजेंट ही एक्चुअल प्रिंसिपल है। इस स्पेसिफिक केस में इनिशियल लायबिलिटी 100% एजेंट की होती है। वो उस डॉक्यूमेंट की हर ऑब्लिगेशन के लिए पर्सनली बाउंड होता है। लेकिन इस लीगल थ्रिलर में ट्विस्ट तब आता है जब बैकग्राउंड में बैठा रियल प्रिंसिपल अचानक से सामने आ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना चाहता है। जब ये पर्दा गिरता है तब सेक्शन 233 के अंडर राइट ऑफ इलेक्शन ट्रिगर होता है। यानी जब थर्ड पार्टी को असली प्रिंसिपल की आइडेंटिटी पता चलती है तो लॉ उन्हें चूज करने की पावर देता है। वो उस एजेंट को सू कर सकते हैं जिसने डायरेक्टली डील की, या उस हिडन रियल प्रिंसिपल को, या फिर उन दोनों को। इसे जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी कहते हैं। राइट, जो थर्ड पार्टी को मैक्सिमम रिकवरी और प्रोटेक्शन देता है। इसको थोड़ा और एनालिटिकली देखते हैं। मान लीजिए एक थर्ड पार्टी ने ए नाम के इंसान से डील की, ये मानकर कि ए ही बिजनेस का ओनर है, और इस ट्रस्ट के चलते उसने ए को 50,000 रुपए का एक पर्सनल लोन दे दिया। अच्छा। कुछ वक्त बाद पता चलता है कि ए तो सिर्फ एजेंट था और एक्चुअल बिजनेस बी का था। अब बी शैडो से बाहर आता है और थर्ड पार्टी से मेन कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट मांगता है। अगर बी को डायरेक्टली फुल पेमेंट मिल जाए तो थर्ड पार्टी के लोन का क्या होगा? अगर थर्ड पार्टी को पहले पता होता कि ए एजेंट है तो वो शायद लोन देता ही नहीं। यहाँ लॉ फेयरनेस और गुड फेथ को प्रोटेक्ट करता है। अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल के केसेस में अगर हिडन प्रिंसिपल इंटरवीन करता है तो लॉ कहता है कि थर्ड पार्टी उस लोन अमाउंट को बी की टोटल पेमेंट में से सेट ऑफ कर सकती है। एग्जैक्टली। सीक्रेटली सामने आने वाले प्रिंसिपल को लॉ अलाउ नहीं करता कि वो थर्ड पार्टी को उस पोजीशन से वर्स ऑफ कर दे। ये सेट ऑफ रूल मार्केट में गुड फेथ डीलिंग्स को मेंटेन रखता है। ये तो बात हुई उन एजेंट्स की जो ऑथराइज थे, पर अब एंट्री होती है द रोग एजेंट की। ओ, रोग एजेंट। क्या होगा अगर कोई इंसान अपनी लीगल अथॉरिटी की लिमिट्स को कंप्लीटली क्रॉस कर दे या बिना अथॉरिटी के एजेंट बनने का नाटक करे? इसे सेक्शन 235 गवर्न करता है, जिसे प्रिटेंडेड एजेंट का सेक्शन कहते हैं। हाँ, अगर कोई फॉल्सली रिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो उसकी लायबिलिटी बहुत एब्सोल्यूट होती है। अगर एक्चुअल प्रिंसिपल उस अनऑथराइज्ड डील को रेटिफाई यानी अप्रूव करने से मना कर दे तो वो प्रिटेंडेड एजेंट थर्ड पार्टी के हर फाइनेंशियल नुकसान के लिए पर्सनली लायबल बन जाता है। इस स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म को ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। जब कोई खुद को एजेंट बताता है तो वो एक्सप्लिसिटली एक गारंटी दे रहा होता है कि उसके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की पावर है। जब वो फॉल्स साबित होती है तो पेनल्टी उसी पर आती है। हमारी सोर्सेज में इस पर एक बहुत सरप्राइजिंग हिस्टोरिकल केस लॉ है 1910 का, योंगे वर्सेस टॉइनबी। ओह, ये केस तो आम इंसानी लॉजिक को सच में चैलेंज करता है। इस केस में एक फर्म ऑफ सोलिसिटर्स एक क्लाइंट के लिए लीगली ऑथराइज्ड एजेंट के तौर पर लिटिगेशन हैंडल कर रहे थे। सब कुछ लेजिटिमेट था, लेकिन केस चलने के दौरान वो क्लाइंट अचानक से अनसाउंड माइंड का हो गया, यानी मेंटली इनकॉम्पिटेंट। और जनरल कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल की इंसैनिटी से एजेंसी रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है ना? बिल्कुल, पर कैच ये था कि उन लॉयर्स को इस बात का एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं था। उनके पास कोई नोटिस नहीं था। वो कंप्लीटली इनोसेंट थे और उन्होंने गुड फेथ में ओपोनेंट पार्टी के साथ लिटिगेशन जारी रखी। और जब ऑपोजिशन को रियलिटी का पता चला तो उन्होंने कोर्ट से डिमांड की कि एजेंसी टर्मिनेट होने के कारण पूरा लीगल कॉस्ट उन सॉलिसिटर्स को पर्सनली भरना चाहिए। और सरप्राइजिंग बात यह है कि कोर्ट ने उन्हें टोटली लायबल ठहराया और कॉस्ट्स पे करने का ऑर्डर दिया। ये जजमेंट कमर्शियल लॉ की एक डीप फिलोसॉफिकल सच्चाई दिखाता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि लॉ इंटेंशन देखता है, पर एजेंसी लॉ में स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी इंटेंशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एजेंट इनोसेंट था, फिर भी सर्टेनिटी इन कॉमर्स के लिए लायबिलिटी उसी पर आई। यही लॉजिक सेक्शन 238 पर भी एक्सटेंड होता है, जहां अगर एजेंट लिमिट्स के बाहर जाकर फ्रॉड करता है तो प्रिंसिपल जनरली बाउंड नहीं होता और एजेंट को पर्सनली फ्रॉड की सजा भुगतनी पड़ती है। ये सब देखकर तो लगता है एजेंसी का प्रोफेशन एक कांस्टेंट लीगल माइनफील्ड है। सच में है, और कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस भी हैं जहां एवरीडे बिजनेस में एक एजेंट इंटेंशनली या अनइंटेंशनली
ट्रैप में फंस सकता है, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का एरिया, प्रॉमिसरी नोट्स या चेक्स। ये स्ट्रिक्ट फेस वैल्यू डॉक्यूमेंट्स होते हैं। राइट। अगर एक कंपनी डायरेक्टर किसी प्रॉमिसरी नोट पर साइन करता है और अपने सिग्नेचर के साथ एज एजेंट या फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ लिखना भूल जाता है, तो उस सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव गलती का नतीजा मैसिव होता है। लॉ उस इंसान को पर्सनल कैपेसिटी में मेकर मान लेता है और उस पर स्ट्रिक्ट पर्सनल लायबिलिटी आ जाती है। इसके अलावा सेक्शन 202 एक और स्पेसिफिक लीगल डायमेंशन क्रिएट करता है, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। आमतौर पर एजेंट सेल्फलेस होता है, पर इसमें एजेंट का उस एजेंसी की प्रॉपर्टी में अपना खुद का एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। जैसे ऑक्शनियर्स या फैक्टर्स। हमारी सोर्सेज में सुब्रमण्या वर्सेस नारायणा केस का जिक्र है, जहां इसको डीपली एग्जामिन किया गया। एक ऑक्शनियर आमतौर पर अपने प्रिंसिपल का फर्नीचर बेचता है, पर उसका सब्सटैंशियल कमीशन उस प्रॉपर्टी के बिकने पर डिपेंडेंट होता है। इस स्पेशल इंटरेस्ट के कारण लॉ उस ऑक्शनियर को एक ऑर्डिनरी गोस्ट एजेंट की तरह ट्रीट नहीं करता। वो क्वाजी प्रिंसिपल बन जाते हैं, जिसे वो इंडिविजुअली थर्ड पार्टी को सू कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी भी उन्हें पर्सनली लायबल ठहरा सकती है। और इन सब के अलावा सबसे सिंपल एक्सेप्शन है एक्सप्रेस अग्रीमेंट। अगर एजेंट खुद वॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट में अग्री करता है कि वो पर्सनली बाइंड होने को तैयार है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन्हें नहीं रोकेगा। पूरा कमर्शियल लॉ प्रैक्टिकली फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर ही चलता है। तो इस पूरे एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन और एनालिसिस के बाद हम ये सिंथेसाइज कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी डिवीजन ऑफ लेबर और ग्लोबल इकोनॉमिक एक्सपेंशन का फाउंडेशन जरूर है, पर जो इम्यूनिटी का शील्ड है वो एब्सोल्यूट या बुलेट प्रूफ नहीं है। ये एक कंडीशनल प्रिविलेज है। एक लीगली सिक्योर एजेंट होने के नाते ऑपरेशंस में एक्सट्रीम ट्रांसपेरेंसी रखनी होती है। एक एजेंट को पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल का लीगल स्टेटस क्या है, अथॉरिटी की स्ट्रिक्टली बाउंड्रीज क्या हैं और प्रिंसिपल की करंट लीगल स्टैंडिंग क्या है। क्योंकि अगर इन वायर्स में से एक भी कट होता है तो लॉ की नज़र में उस एजेंट का गोस्ट स्टेटस डिसॉल्व हो जाता है और लायबिलिटी सीधा उस इंसान के कंधों पर आ गिरती है। ये फ्रेमवर्क एक्चुअली एक बहुत ही इंट्रिकेट बैलेंस मेंटेन करता है। इस पूरे डीप डाइव को रैप अप करने से पहले मैं इस 19th सेंचुरी लेजिस्लेशन को हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहती हूँ। सोचिए, आज हम एआई और एडवांस्ड एल्गोरिदम्स के ज़माने में जी रहे हैं। डिजिटल कॉमर्स में ऑटोमेटेड एजेंट्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बॉट्स मार्केट में कंटिन्यूसली मिलीसेकंड्स की स्पीड पर इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले रहे हैं। राइट। ये बॉट्स लिटरल सेंस में इंसान या कंपनीज के बिहाफ पर ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बस एक एजेंट की तरह। मार्केट डेटा को मिसरीड करके एक ऐसी डील एग्जीक्यूट कर देता है जो उसकी लिमिट के बिल्कुल बाहर थी। उस अनऑथोराइज्ड डील से मार्केट में थर्ड पार्टी का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसी फ्यूचरिस्टिक सिनारियो में जहां एक्ट करने वाला एजेंट एक सॉफ्टवेयर है, वहां पर्सनल लायबिलिटी किसकी होगी? ये बहुत ही प्रोफाउंड सवाल है। एआई को तो इंडिविजुअली स्यू नहीं किया जा सकता, उसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है जिसे फ्रीज किया जा सके। तो जब वो डिजिटल एजेंट अपनी लिमिट क्रॉस करेगा, तो क्या उस एआई को डिजाइन करने वाला ह्यूमन प्रोग्रामर पर्सनली लायबल होगा? या उस सिस्टम को डिप्लॉय करने वाली टेक कंपनी, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के यूजर्स? ये एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड लीगल पजल है जो हमारे 1872 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कोर ह्यूमन सेंट्रिक अजम्पशंस को आने वाले दशकों में टेस्ट करेगा। जब गोस्ट इन द मशीन लिटरली एक सॉफ्टवेयर कोड बन जाए, तो लायबिलिटी का पर्दा किस रियल इंसान पर गिरेगा? इस नए डायमेंशन के बारे में जरूर सोचिए।